आज हम चैप्टर 1-2 जो है इसका लास्ट लेक्चर जो है उसे शुरू करते हैं और जो इससे रिलेटेड पार्ट रह गया है उसे मुकम्मल करते हैं। पेज 12 पे हमने आज स्ट्राइकोमेट्री जो है ना वो डिस्कस करना है। इसमें ये इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसमें एक तो ये क्लियर किया इसमें जनाब, इधर ये पेज 12 पे देखेंगे आप और उसके पैरेलल जो है वो आप देखेंगे पेज 22 क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। अच्छा, वैसे है कि स्ट्राइकोमेट्री जो है इसमें जो हम सबसे पहले इसमें कौन सी बातें जो किसी बैलेंस जो स्ट्राइकोमेट्री बेस करती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कौन सी बातें हैं जो कि आपस में इक्वल होती हैं और कौन सी बातें हैं जो इक्वल नहीं होती, सेम नहीं होती हैं। तो स्ट्राइकोमेट्री में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो मालिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के टोटल मालिक्यूल और प्रोडक्ट के टोटल मालिक्यूल सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी तरह से जो मोल्स हैं वो भी सेम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वॉल्यूम भी सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। वॉल्यूम तो मोल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, जो चीज़ हमेशा इक्वल होगी वो मैस है। तो टोटल मैस रिएक्टेंट का और टोटल मैस जो है ना वो प्रोडक्ट्स का वो सेम होगा। तो मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में वो हमेशा जो है ना वो सेम होते हैं। मॉलिक्यूल्स, मोल्स, वॉल्यूम तो द मे नॉट बी इक्वल। अब स्ट्राइकोमेट्री के ज़रिए से जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें पहले एक बैलेंस्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, लिखनी चाहिए उसकी, वो हमारे ज़हन में होगी तो हम कर सकेंगे। और जो मोलर रिलेशनशिप है उस इक्वेशन के मुताबिक जो हमें बात जो नोन और अननोन है उनके मोल्स में जो रिलेशनशिप है वो भी उसका भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए। और वो जो मोल्स हैं अगर हमसे क्योंकि इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं उनको हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स आमतौर पे पढ़ते हैं। तो अगर उसको मैस में कन्वर्ट करना है तो मैस में कन्वर्ट कर लें। अगर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं तो फिर उन मोल्स को हम वॉल्यूम को उस मोल को वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं। उसको हम आगे पढ़ते हैं। मतलब ऐसे है कि पहले एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। उस बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि नोन और अननोन में क्या रिलेशनशिप है उनके मोल्स में। फिर हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उन रिलेशनशिप को वॉल्यूम और मैस में कैसे तब्दील करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसी में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम मतलब रिएक्टेंट्स हैं उससे प्रोडक्ट फॉर्म कर। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों यूज़ करते हैं? एक लाइन में इसका आंसर है परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए। तो अगर हमने परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है तो ये जो परसेंटेज यील्ड है ये परसेंटेज यील्ड हम थ्योरेटिकल यील्ड परसेंटेज यील्ड के बजाय ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने अगर एक थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है, थ्योरेटिकल यील्ड होती है कि प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलती है। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें अमाउंट पता चलती है प्रोडक्ट की, अगर रिएक्टेंट्स जो हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिए ही नहीं गए हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स नहीं ली गई हैं, तो फिर दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट की अलग अलग अमाउंट बताएंगे। तो उसके लिए फिर हम किस रिएक्टेंट की बात को दुरुस्त माने कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से डिसाइड करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये मकसद है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पता चलता है किसी क्वेश्चन में कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? तो जब हम ये देखना चाहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कौन है, तो इसका एक शॉर्टकट जो है ना वो ये है कि जो रिएक्टेंट्स हमें गिवन है उनके अगर तो मोल्स गिवन है तो ठीक है, अगर ना उनके मोल्स फॉर्म कर लें। जैसे देखो यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट में
नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे हैं, तो गिवन है कि भाई नाइट्रोजन के 10 मोल हैं, हाइड्रोजन के 10 मोल हैं, तो हम इनको ये करते हैं, जो मोल बना लिए इन मोल्स को जो गिवन है यानी जो क्वेश्चन में है, इनको इक्वेशन के अंदर जो कॉफिशिएंट्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। इनको जो इक्वेशन के अंदर कॉफिशिएंट्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं, जिसका आंसर कम आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जिसका आंसर कम आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जैसे इसमें नाइट्रोजन का मोल 1 था इक्वेशन में, हाइड्रोजन H2 का मोल 3 था, तो जो गिवन मोल थे उनको रिस्पेक्टिवली 1 3 से डिवाइड किया, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक तो ये हो गई। अब ये जो इक्वेशन है, एक एग्जांपल दी कि नीचे अमोनिया है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो अब ये कोफिशिएंट्स को कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये याद रहे कि ये इसमें अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, NO गैस है, वाटर लिक्विड है। तो इसमें देखो ऐसे है कि अमोनिया, ये जो कोफिशिएंट अमोनिया का 4, इसे हम पढ़ सकते हैं कि ये 4 मॉलिक्यूल है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये 4 मोल है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के लिए 5 मॉलिक्यूल या 5 मोल है, NO के 4 मॉलिक्यूल है या 4 मोल है, 6 मॉलिक्यूल 6 मोल हैं वाटर के। इनको मैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स को। वो मोलर मैस से डिवाइड, अमोनिया का मोलर मैस 17 है, तो वो ग्राम आ जाएगा। तो ये सबको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके मैस भी बना सकते हैं। और आखिरी बात ये है कि जो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, जो गैसियस स्टेट में हैं, उनके मोल को हम वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं। उनको हम वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं। यानी इसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अमोनिया का जो 1 मोल है, किसी भी गैस के 1 मोल का STP पे जो वॉल्यूम है वो 22.4 dm³ है, तो डेसीमीटर क्यूब है। तो अमोनिया के 4 मोल है ना, तो इसे 22.4 से, यानी ये ज़रूरी है कि फिर STP हमें पता हो कि ये रिएक्शन STP पे किया गया है। तो अगर वो STP पे किया गया है या RTP पे, अगर RTP पे होता तो 22.4 की जगह 24 से मल्टीप्लाई कर देते। तो फिर जो भी हमें कॉफिशिएंट गिवन है, उन कॉफिशिएंट्स को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम से। तो ऑक्सीजन के 5 मोल हैं तो उसके मोलर वॉल्यूम, तो ये इस तरह से इनके वॉल्यूम्स में रिलेशनशिप बन जाता है। वाटर चूँकि लिक्विड है, तो वाटर लिक्विड का तो मोलर वॉल्यूम नहीं होता, मोलर वॉल्यूम की टर्म तो गैस के लिए यूज़ होती है। फिर अब आप जनाब ये पेज नंबर 13 पे आ जाएं। तो पेज नंबर 13 पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे हो सकते हैं। इनके सोल्यूशन जो हैं वो आपके सामने पेज 22 पे भी हैं। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन कि 2 मोल्स ऑफ ईच ऑफ कार्बन एंड 0.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं अनरिएक्टेड एलिमेंट जो है ना वो कितना बाकी रह गया, ये बताइए। अब 56 पे सोल्यूशन देखो इसका। सिंपल रिएक्शन है कि कार्बन ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा। इक्वेशन के मुताबिक इन दोनों के मोल रेशो 1:1 है। इक्वेशन के मुताबिक कार्बन और ऑक्सीजन की मोल रेशो 1:1 है। तो अब ऐसे है कि स्टेटमेंट में कार्बन के 2 मोल गिवन है और ऑक्सीजन के 0.75 मोल है। एक तो पता चल रहा है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आपको बताया भी था तरीका कि मोल्स जो गिवन है उनको कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, दोनों का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो ऑक्सीजन का आंसर कम आएगा, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, ऑक्सीजन के जो 0.75 मोल हैं वो कार्बन के 0.75 मोल से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि 1:1 रेशो में है ना। तो कार्बन के कितने मोल बच जाएंगे? तो 2 में से 0.75 यूज़ हो गए तो 1.25 बच गए। तो चूँकि मोल तो नहीं पूछे, उन्होंने तो पूछा मैस कितना बच गया। तो कार्बन के मोल को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ग्राम बाकी बच जाएगा हमारे पास। 57 देखो, इस क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और स्टीम बना रहे हैं, ठीक है, स्टीम गैसियस स्टेट यानी में है। तो अब इक्वेशन लिखते हैं पेज 22 पे। इसका सोल्यूशन देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे हैं, वाटर बन रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। और हमें क्या रहे हैं, हमसे पूछ ये रहे हैं कि जब हाउ मैनी मोल्स ऑफ गैसेस आर देयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इन द वेसल। जब ये रिएक्शन हो जाएगा, जब 4 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके स्टीम बनाएंगे, तो उस क्लोज, क्योंकि क्लोज वेसल में होगा ना रिएक्शन, गैसेस हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये स्टीम एक क्लोज कंटेनर में मौजूद हैं। तो कहते हैं कि जब ये 4 ग्राम और 8 ग्राम होंगे तो आप ये बताइए कि बाकी टोटल जो कंटेनर के अंदर वेसल, चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, तो उनके कितने मोल बच जाएंगे गैसेस के। तो यहाँ पे तो सभी गैसेस ही हैं। अब देखो ज़रा, हाइड्रोजन के 4 मोल जो हैं, 4 ग्राम जो हैं उसके हमने
मोल्स फॉर्म कर लिए, 2 मोल बने मोलर में ऐसे डिवाइड करके, ऑक्सीजन के मोल फॉर्म किए 0.25 मोल बन गए। एक तो इसमें ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक बना करते हैं। तो देखो इक्वेशन में तो रेशो 2:1 थी, यानी ऑक्सीजन के जितने मोल हैं हाइड्रोजन के मोल उससे डबल यूज़ होंगे। तो ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट कितना बनेगा अभी ऑक्सीजन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ऑक्सीजन 0.25 मोल है, तो वो हाइड्रोजन के अपने से डबल यानी 0.5 मोल यूज़ करेगा। तो 2 मोल हैं, 2 मोल में से 0.5 मोल यूज़ हो गए, तो रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो हाइड्रोजन के 1.5 मोल बच जाएंगे। ऑक्सीजन तो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। अब ऑक्सीजन से प्रोडक्ट कितना बनेगा ये अंदाज़ा करो। फिर इक्वेशन में देखो कि ऑक्सीजन और वाटर के मोल रेशो 1:2 है। जितने मोल ऑक्सीजन के होते हैं वाटर के मोल उससे डबल बनते हैं। तो ऑक्सीजन 0.25 मोल है, तो वाटर के मोल 0.5 बनेंगे। तो अब ऑन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन में से यूज़ हो गए 0.5 मोल, बाकी बच गए 1.5। ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं बाकी बचा। वाटर के जो मोल हैं वो 0.5 बने, ऑक्सीजन के डबल मोल बनने थे। तो टोटल कितने मोल वेसल में मौजूद होंगे अब 1.5 हाइड्रोजन के और 0.5 वाटर के, तो ये 2 मोल होंगे वेसल में। तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे 1-2 दफ़ा तो हो जाएगा। अच्छा देखो 58 में देखो, 58 में वो कहते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पर dm³ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 1 ग्राम है तो उससे रिएक्ट करने के लिए HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए, ये वो पूछ रहे हैं। मोल नहीं पूछ रहे, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। इसे कहते हैं मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो देखो 58 का सोल्यूशन देखो पेज 22 पे। एक तो इसे ऐसे कर लो कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोच लो कि वो कह रहे हैं कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितने मोल HCl के चाहिए, पहले मोल फाइंड कर लें। तो इक्वेशन में देखो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है और HCl के 2 मोल हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना उसका मोलर मैस होता है 100। तो 1 मोल की जगह कहा जा सकता है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल HCl चाहिए। तो जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल HCl चाहिए तो 1 ग्राम के लिए कितने चाहिए होंगे? 100 से 1 ग्राम कैसे हुआ, 100 से डिवाइड किया है, 2 मोल को भी 100 से डिवाइड करो तो 0.02 मोल। यानी जितने टाइम्स मैस लेस हो गया उतने टाइम मोल भी लेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 0.02 मोल HCl के लिए चाहिए। अब मोल आ गए HCl के, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करें? मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल ओवर वॉल्यूम इन dm³। तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम हो जाएगा मोल ओवर मोलैरिटी। तो मोल ओवर मोलैरिटी कैसे होगा? तो मोल 0.02 है, मोलैरिटी है 1, चूँकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में था कि 1 मोल पर dm³ HCl। तो 1 मोल पर dm³ HCl के मीनिंग यही है कि हमारे पास जो है वो उसकी मोलैरिटी जो है वो 1 है। तो फिर वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम जो आंसर आया वो dm³ में आया, क्योंकि मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में हमेशा वॉल्यूम dm³ में होता है, तो उसको cm³ में चेंज कर लिया। अभी देखो 59 में, तो 59 जो है ना उस क्वेश्चन में वो कहते हैं व्हाट हैज़ द मैस इक्वल टू डेट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल वाटर का जो मैस है तो किसके इक्वल होगा? तो 1 मोल स्टीम और 1 मोल वाटर सेम है। बस इसमें कन्फ्यूजन यही है कि ये जो हमारे पास है ये ऑप्शन 24 dm³ ऑफ वाटर, तो 24 dm³ ऑफ वाटर लिक्विड है तो वो 1 मोल के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 24 dm³ वाटर वेपर्स होते तो 1 dm³ हो सकता था। तो 59 में इसलिए इसका आंसर बीटा बनना है। 60 में देखो क्वेश्चन है और सिल्वर नाइट्रेट है और वो किसी मेटल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट में से इसका सोल्यूशन देखो, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर आइंस आएंगे और क्लोराइड आइन आएंगे और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे 59 की तो उसके 60 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 60 की, तो पेज 13 पे, तो वो देखो जो हमारे पास क्लोराइड है ना जितना वॉल्यूम उसका है, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम उससे डबल चाहिए। दोनों की मोलैरिटी सेम है 0.1 मोल पर dm³, 1 मोल dm³। तो जो सिल्वर नाइट्रेट है वो डबल चाहिए,
इसका मतलब वो जो क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड है, वो 2 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस कर रहा, क्योंकि 1 AgCl बनाने के लिए 1 क्लोराइड आयन चाहिए। तो अब सिल्वर नाइट्रेट डबल चाहिए, इसका मतलब है कि वो जो क्लोराइड है, जो मेटल क्लोराइड है, उसमें 2 मोल क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो कोई ऐसा मेटल क्लोराइड है जिसमें 2 मोल क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो बीटा बन जाएगा। तो सोल्यूशन देखोगे तो दोनों के मोल भी बना दिए हैं, और उसमें ये भी बता दिया कि सिल्वर नाइट्रेट के मोल जो हैं वो मेटल क्लोराइड से डबल ज़रूरत है, और इसलिए तो डबल क्लोराइड आयन तो फिर बीटा में है। अच्छा 61 में देखो, कहते हैं 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज थर्मली डीकम्पोज्ड टू गिव 7 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, परसेंटेज यील्ड बताएं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सोल्यूशन देखो 61 का, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही। तो इस इक्वेशन के मुताबिक, अब उन्होंने कहा इक्वेशन के मुताबिक पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम है, पेज 22 पे देखो, और कैल्शियम ऑक्साइड का 56 है। तो 100 ग्राम से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो 50 ग्राम से वो हाफ हो गया ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी हाफ हो जाएगा, तो 28 ग्राम बनेगा। तो जब वो 28 ग्राम बनेगा तो 50 ग्राम से उन्होंने क्वेश्चन में जो दिया है वो 7 ग्राम है, और जो क्वेश्चन में प्रोडक्ट बताते हैं वो हमेशा एक्चुअल यील्ड होती है। तो एक्चुअल यील्ड 7 ग्राम है, थ्योरेटिकल यील्ड 28 ग्राम है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यील्ड आ गई 25%। अब 62 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना आपको कि ये कॉपर सल्फेट है पेंटाहाइड्रेट, और वो कहते हैं वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कितने आइंस बनेंगे। ये जो वाटर नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स होते हैं, ये नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स जो हैं ये वाटर आयनाइज नहीं होता, तो इट रिमेन एज मालिक्यूल। लिहाजा कॉपर आइंस बनेंगे और सल्फेट आइंस बनेंगे। तो 1 मोल अगर कॉपर सल्फेट है तो 1 मोल कॉपर आइंस बनेंगे, 1 मोल सल्फेट आइंस, तो टोटल 2 मोल आइंस बनेंगे। तो अब ऐसे कीजिए, पेज जो है वो 14 पे आ जाइए, और इधर से पेज 14 पे आएँ, और जनाब जो सोल्यूशन का पेज है वो 23 जो है उस पर आ जाते हैं। तो पैरेलल इधर हम पेज 14 है एक तरफ, और एक तरफ हमारे पास जो है वो पेज 23 है। आइए हम यील्ड में देख लें। तो यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कहते हैं, दो तरह से पता चलती है, इक्वेशन से पता चलती है, उसे थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट से जो पता चलती है उसे एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। तो जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको बताया था कि अगर तो इक्वेशन के मुताबिक ही सब रिएक्टेंट हैं तो दोनों रिएक्टेंट एक ही अमाउंट बताएंगे प्रोडक्ट की। अगर डिफरेंट है, इक्वेशन के मुताबिक रिएक्टेंट्स नहीं लिए गए, तो प्रोडक्ट की अमाउंट डिफरेंट होगी, और फिर हमारे पास जो है वो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेगा वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी। परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हो सकते हैं। क्वेश्चन 63 देखो, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो एल्यूमिनियम का कितना मास चाहिए कि जो ऑक्सीजन के 1.5 मोल से रिएक्ट कर सके। सोल्यूशन देखो इसका पेज 23 पे, तो ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करें, ये उसकी इक्वेशन है Al2O3। तो इक्वेशन के मुताबिक आपको बताया था कि हमने नोन और अननोन में रिलेशनशिप सेट करना होता है, अननोन को राइट हैंड साइड पे लिखना होता है। तो इसके अब चूँकि एल्यूमिनियम को मालूम करना है तो उसे हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो इक्वेशन के मुताबिक ऑक्सीजन के 3 मोल हो तो एल्यूमिनियम के 4 मोल चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन के 1.5 मोल हो, यानी हाफ हो गए ना, तो एल्यूमिनियम के भी हाफ हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम के 2 मोल चाहिए, तो उसको फिर हमने मैस में कन्वर्ट कर लिया, एल्यूमिनियम के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके। फिर क्वेश्चन देखो जो है, यानी ये यील्ड और स्टाइकोमेट्री दोनों के क्वेश्चंस हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 68 ग्राम कैल्शियम सल्फेट। एक बात बता दी है, एक बात पूछ ली है, इक्वेशन से हेल्प लेते हैं, जो पूछी है जिसे हमने मालूम करनी है उसे राइट साइड पे रखते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट जो है उसका भी 1 मोल है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 मोल है इक्वेशन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 74 है, कैल्शियम सल्फेट का 136 बनता है। तो 136 के लिए 74 चाहिए, और ये 68 का हाफ हो गया कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हाफ हो जाएगा, तो वो 37 बन जाएगा इस तरीके से। अभी देखो फिर
इस बात को फिर मैं ये कहूँगा कि आप पहले ये बताओ कि क्या मालूम करना है, नोन क्या है और अननोन क्या है, उनमें रिलेशनशिप सेट कर लें और अननोन को राइट हैंड साइड पे जो है वो आप रख लें। क्वेश्चन 65 देखिए, कहते हैं कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है अगर हम कंप्लीट कंबस्टन करना चाहते हैं। 2.8 ग्राम ईथीन की, इथोलिन, और जो है वो हमारे पास अच्छा 2 इथोलिन। अब इक्वेशन भी गिवन है, तो आप देखो मोल रेशो जो है वो 1:3 है, तो इसमें इथिलीन की, तो इथिलीन जो है ना उसका मोलर 1 मोल है और उसके लिए इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल चाहिए ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन चूँकि मालूम करनी तो राइट पर रखी, तो इथीन का मोलर मैस 28 बनता है, तो इसके 1 मोल का मैस 28 ग्राम, इसका मतलब 28 ग्राम के लिए चाहिए 96 ग्राम। तो 2.8 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? 9.6 ग्राम। तो अब आइए पे 66 क्वेश्चन पे, ठीक है ना, तो मैस 10 से डिवाइड हो गया, तो मोलर मैस भी उसका ऑक्सीजन का भी 10 से डिवाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर जनाब 66, थोड़ा इसी क्वेश्चन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट थोड़ा सा कर दिया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन ऑफ मिक्सचर ऑफ 9 सेम क्यूब ऑफ मीथेन, 9 सेम क्यूब ऑफ ईथीन। अच्छा देखो सोल्यूशन इसका पे 23 पे, ये जो 66 का है इक्वेशन है, तो मीथेन के लिए ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है कंबस्टन के लिए, कंबस्टन के प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, तो इसकी जो इक्वेशन है उसमें मोल रेशो 1:2 है, ईथीन के साथ मोल रेशो 1:3 है, तो मीथेन के 1 मोल के लिए ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए, ईथीन के 1 मोल के लिए ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए। तो मीथेन अगर 1 मोल 9 मोल है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो वो डबल कर लो, ईथीन के जितने मोल 9 मोल हैं उससे 3 टाइम कर लो ऑक्सीजन, तो ये 18 और 27, तो ये 45 इसका बन जाएगा टोटल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होगा। जो कि आपको कहा था ना कि गैसियस रिएक्शन में जो मोल्स होते हैं उसी को हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो 67 पे देखो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसी के मुख्तलिफ ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर फॉर्म हो रहा है। कहते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, कि आप ये बताइए कि अगर 40 लें हाइड्रोजन उसका वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम लें 10, तो उसके रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम कितना डिक्रीज़ होगा जब रिएक्शन होगा। तो पहले इक्वेशन के मुताबिक सोल्यूशन पे देखो 67 के, तो इक्वेशन के मुताबिक हाइड्रोजन का वॉल्यूम 40 है जो गिवन है, ऑक्सीजन का 10 है। अब इक्वेशन के मुताबिक देखो हाइड्रोजन जो है चूँकि गैसियस जो होते हैं उनमें मोल को वॉल्यूम ही समझते हैं, तो उसमें ये होता है कि ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वॉल्यूम उससे डबल चाहिए वाटर फॉर्म करने के लिए। तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कम है, तो ऑक्सीजन का 10 है तो वॉल्यूम, तो उसके लिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम चाहिए 20, तो 10 और 20 मिलके, तो अब वाटर कितना बनेगा, चूँकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने डिसाइड करना है ना, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जितना ऑक्सीजन है तो उससे डबल वाटर फॉर्म होगा। तो ऑक्सीजन अगर 10 है तो वाटर हो गया 20, तो वाटर जो है वो तो 20 फॉर्म होगा, तो और 20 जो हाइड्रोजन है वो बाकी बच जाएगी, हाइड्रोजन जो 20 है वो बाकी बच जाएगी। लिहाजा फिर ये होगा, अब देख लो क्वेश्चन ये था कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम टोटल डिक्रीज कितना किया है, तो ऑक्सीजन तो सारा वॉल्यूम कंज्यूम हो गया 10, हाइड्रोजन के वॉल्यूम में से 20 यूज़ हुआ सिर्फ, तो 10 और 20 तो 30 वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ इसका। अब देखो इस क्वेश्चन को, कई क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं कि वाटर कितना फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बाकी कितनी रह जाएगी अनरिएक्टेड, रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम डिक्रीज़ कितना करेगा, तो इसमें ये प्रैक्टिस करनी सब आपने। क्वेश्चन 68 देखो, क्वेश्चन नंबर 68 में थोड़ा इनडायरेक्ट कर दिया है कि 2 मोल्स हैं पोटेशियम क्लोरेट के KClO3 के, कहते थर्मली डिकम्पोज कर रहा है, कैसे डिकम्पोज करते हैं नीचे इक्वेशन प्रोवाइड कर दी है, और 2 मोल बोला और इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन में भी इसके 2 मोल ही हैं। तो कहते हैं जो गैसियस प्रोडक्ट बनता है, पोटेशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है वो तो सॉलिड है, तो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के 3 मोल बने, कहते हैं उसको हमने एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम कहने के मीनिंग ये है कि सारी ऑक्सीजन प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। तो अब वो कहते हैं जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने मोल बनेगा,
दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करो, सिंपल दोनों को कंपेयर करो, तो 2 मोल जो कि इक्वेशन में भी है और क्वेश्चन में भी गिवन 2 मोल ही है, तो 2 मोल से 3 मोल ऑक्सीजन बनी। 3 मोल ऑक्सीजन जब प्रोडक्ट में चेंज होती है तो 2 मोल Al2O3 बनता है। यही उन्होंने पूछा कि Al2O3 कितना बनेगा, एक ही प्रोडक्ट है, तो आंसर इसलिए बीटा बन जाएगा। अब आप पेज नंबर 15 पे आ जाएं। अच्छा, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की कुछ प्रैक्टिस है। अगर चाहिए हम उसमें सॉल्यूशन के चैप्टर में भी करेंगे, लेकिन चूंकि ये इसमें भी कुछ स्टाइकोमेट्री और कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो कुछ इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे भी कर लेते हैं। कंसंट्रेट, चूँकि मोल्स जो है ना, मोल्स सॉल्यूशन से भी रिलेटेड होते हैं, तो जब मोल सॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं तो कंसंट्रेशन को मोल्स में चेंज किया जा सकता है, मोलैरिटी वगैरह में चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए वो सॉल्यूशन का ये पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हम मोल्स वाली सारी कैलकुलेशन एक ही दफ़ा ख़त्म हो जाए। तो इसको वहाँ पे भी किया जा सकता था। अभी देखें, परसेंटेज है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हम ये बताएं कि किसी सोल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो जब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट में क्या रिलेशनशिप है, तो उसके कई तरीके हैं। तो एक परसेंटेज है, परसेंटेज आगे फिर वेट वॉल्यूम वेट, और वॉल्यूम परसेंटेज होती है। पार्ट्स पर मिलियन होता है कि कितने ग्राम सल्यूट जो है वो हम बताना चाहते हैं 1 dm की सोल्यूशन में है। फिर इसमें मोलैरिटी है, कितने मोल्स हैं सल्यूट के 1 dm क्यूब सोल्यूशन के अंदर। मोलैलिटी है, कितने मोल है सल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। मोल फ्रैक्शन है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हों तो उन कंपोनेंट्स का आपस में मोल रिलेशनशिप क्या है, उनके मोल्स में क्या रिलेशनशिप है अगर सोल्यूशन में मोर देन 2 कंपोनेंट्स हों। फिर इनके फार्मूला गिवन है कि मोलैरिटी देखो क्या है, N2 जहाँ भी यूज़ होगा ना वो सल्यूट है इसके मीनिंग, तो 1 जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब सॉल्वेंट है, क्योंकि हमारी बुक में 2 सबस्क्रिप्ट सल्यूट के लिए यूज़ होता है और 1 सबस्क्रिप्ट जो है वो सॉल्वेंट के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो अभी इसमें मोलैरिटी का फार्मूला है, एक ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम इन dm क्यूब है, वॉल्यूम dm क्यूब में ज़रूरी है। अब मोल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ओवर मोलर मैस इंटू वॉल्यूम इंटू dm क्यूब, और अगर वॉल्यूम cm क्यूब में करना है तो फिर फार्मूला ऐसे आ जाएगा 1000 ओवर cm क्यूब। तो ये सब फार्मूला वही हैं जो हम मतलब पढ़ते हैं। हाँ, इसमें जो मोलैरिटी का एक फार्मूला जो बुक में नहीं गिवन है और वो MCQs में यूज़ होता है, वो ये है कि देखो अगर मोलैरिटी गिवन है, कन्वर्जन परसेंटेज, पेज 15 पे मोलैरिटी वाले लाइन पे हूँ मैं, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज वेट वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी है तो उससे परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज है तो मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है कि मोलैरिटी फाइंड करनी है ना, तो जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दी हुई है, वेट बाय वॉल्यूम, तो नीचे उसे मोलर मैस से सल्यूट के डिवाइड करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो मोलैरिटी को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करते हैं। ये एक बात है जो बुक में इस तरह से मेंशन नहीं है और हमें ये मालूम होनी चाहिए। बाकी इनके फार्मूले, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनके देखते हैं। इसमें ये याद रखें कि मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते हैं, इसका सम यूनिट ही होता है, और वेट और वॉल्यूम के भी कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि सेम एंटिटीज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी। देखो ये क्वेश्चन है 69, 2 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, परसेंटेज वेट में वो कहते हैं वो बताइए। तो देखो कैसे करेंगे, परसेंटेज कैसे होती है, जिसकी भी परसेंटेज मालूम करनी है, आपने केमिस्ट्री के मार्क्स की परसेंटेज मालूम करनी है तो उसका तरीका ये होता है कि केमिस्ट्री के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स तो मल्टीप्लाई बाय 100। NaCl की परसेंटेज मालूम करनी है तो NaCl सोल्यूशन देखो इसका पेज 23 पे 69 का, तो NaCl का मैस है 2, टोटल मैस 20 नहीं है, 20 याद रखो वाटर है, वो तो सॉल्वेंट है। सोल्यूशन का टोटल मैस सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है और वो 22 हो जाएगा। इसमें यही बात समझने वाली है। तो 2/22 इंटू 100, तो ये 33.3 और ये 9.09% बन जाएगा, 9% आंसर आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन की आगे फिर प्रैक्टिस करवाइए कि 50 cm क्यूब ऑफ एल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 cm क्यूब ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल बताओ। तो एल्कोहल, अब सोल्यूशन देखो 70 का, तो 50 एल्कोहल 50 हो गया, टोटल सोल्यूशन हो गया 150 क्योंकि वाटर है 100 और 100 से मल्टीप्लाई करके तो उसकी परसेंटेज फाइंड कर ली। 71 में देखो मोलैरिटी ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन,
तो 71 में मोलैरिटी 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो इसमें जो फार्मूला ऊपर बताया है वैसे कर लो, या जैसे दोनों तरह से हो सकता है। अभी मैं तो सिंपल कैलकुलेशन की है, आगे क्वेश्चंस में दूसरी तरह से भी कर लेंगे। अच्छा देखो 71 में तो जो परसेंटेज बताते हैं ना, याद रखो वो हमेशा सल्यूट से रिलेटेड होती है। 71 में कह रहे हैं ना 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 हो गया। सोल्यूशन देखो 71 का, तो 10 सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 है, 1/, तो चूँकि परसेंटेज किस में होती है, आउट ऑफ 100, तो 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि 10 ग्राम जो सल्यूट है वो 100 वॉल्यूम सोल्यूशन में है। सोल्यूशन 100 है, 10 100 के अंदर है, तो परसेंटेज जब भी होती है ना, तो याद रखो वॉल्यूम के यूनिट cm³ होते हैं। परसेंटेज में सोल्यूशन हमेशा cm³ में, 100 के यूनिट cm³ में लिए जाते हैं, तो और जो मैस की यूनिट है वो ग्राम लिए जाते हैं हमेशा। तो 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के मीनिंग है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 cm³ सोल्यूशन, 10 100 में है। तो हमें तो मोलैरिटी वाले फार्मूला में वॉल्यूम dm³ में चाहिए होता है, तो इसलिए ये किया है कि एक तो ये वॉल्यूम का पता कहाँ से चला, चूँकि परसेंटेज में वॉल्यूम 100 होता है सोल्यूशन का, परसेंटेज में हमेशा टोटल 100 होता है और सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 है, 100 के यूनिट है cm³। मोलैरिटी वाले फार्मूला में चाहिए dm³, तो 1000 से डिवाइड किया तो 0.1 बन गया। तो ये कैलकुलेशन की है जनाब। नीचे फिर यही क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस के लिए दिया है कि दोबारा अब आप खुद करें। तो अब देखो 18% ग्लूकोज है, तो 72 का सोल्यूशन देखो, तो 18 ग्लूकोज अब मोलर में ऐसे, और इसमें भी वही 100 को हमने dm³ में चेंज किया। पेज 16 पे आ जाएं। पेज 16 पर वो कहते हैं एक टूथपेस्ट है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम टूथपेस्ट है, उसमें 0.2 ग्राम फ्लोराइड आइन कंसनट्रेशन है फ्लोराइड की। तो कहते हैं व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आइन इन टर्म्स ऑफ ppm लेवल। तो ppm लेवल बताना हमने 73 से। सिंपल देखो, या किसी की भी हम ppm कैसे बताएंगे, तो जो सल्यूट का मैस है, जो फ्लोराइड है यहाँ पे 0.2 ओवर टोटल मैस है वो 500 है, तो ppm के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है वो हमारे पास 400 आ गया। अभी देखो आगे 74 में, 74 में कहते हैं कि जी एक्वस सोल्यूशन है, इज लेबल्ड, यानी उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1 मोल है। कहते हैं व्हाट इज़ दी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन इट, तो व्हाट इज़ दी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन इट, तो मोल फ्रैक्शन वाटर की जो इसमें बतानी है। अच्छा देखो, जब किसी को ये कहते हैं कि इसकी मोलैलिटी 1 है, तो इसका मीनिंग ये होते हैं, सोल्यूशन अगर आप देखें 74 का, तो जब कहते हैं कि मोलैलिटी इसकी 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है। तो सल्यूट तो 1 मोल हो गया, अब सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है, वो वाटर है, तो उसके भी मोल बना लिए, तो 50.5 मोल आ गए। अब वाटर की मोल फ्रैक्शन मालूम करनी है, तो इसका तरीका है कि वाटर के मोल्स को डिवाइड कर दिया टोटल मोल्स, तो ये फिर वाटर की मोल फ्रैक्शन आ गई। फिर 75 देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गिवन है, मोल फ्रैक्शन कहते हैं ऑक्सीजन की बताओ, तो जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मैस हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट किया है, और ऑक्सीजन की मोलर मैस मोल्स बना लिए। मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन के फाइंड करने हैं, उसका तरीका ये होता है कि ऑक्सीजन के मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये इसकी मोल फ्रैक्शन जो है ना वो हमारे पास बन गए। अब क्वेश्चन 76 देखो, इधर हम पेज 23 को चेंज कर रहे हैं पेज 24 से। अब ये पेज 24 जो है सॉल्यूशन वहाँ पे देखना है। अब आइए तो जनाब क्वेश्चन 76 देखो, कहते हैं 46 ग्राम फॉर्मिक एसिड है, 60 ग्राम एसिटिक एसिड है एंड 74 ग्राम ऑफ फास्ट प्रोपानोइक एसिड है, तो मिक्सचर में प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बताएं। देखो ये जितने भी मैस दिए हैं ये सब इनके मोलर मैस है। 76 का अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो ये जो मैस गिवन है ये सब इनके मोलर मैस हैं, और ये जब सब इनके मोलर मैस हैं तो इसका मतलब सबका 1 मोल है। तो इसमें से किसी की भी मोल फ्रैक्शन पूछ लेते तो उसका 1 मोल डिवाइडेड बाय टोटल 3 मोल थे, तो इसलिए बीटा आंसर बनेगा। अब 77 देखो,
कहते हैं 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। वो जो एक तरीका सीखा था, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे करने चाहिए ये क्वेश्चन। तो देखो इसमें जो है 77 में हमने परसेंटेज वेट वॉल्यूम को मोलैरिटी में कैसे चेंज करते हैं और वाइस वर्सा। तो वो थोड़ी डेरिवेशन भी कर दी है कि ये कैसे कैलकुलेशन की गई है। तो तरीका इसका ये है कि परसेंटेज हमने मालूम करनी है, तो मोलैरिटी को मोलर में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5 मोलैरिटी है इसकी, 5 मोलर। और जो इसमें मोलर में ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वो 58 है, 10 से डिवाइड किया तो ये परसेंटेज आ गई। तो ये हो गया 78। देखो व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ KOH इन इट्स 500 cm³ ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन। वॉल्यूम भी गिवन है और मोलैरिटी भी गिवन है और मोल पूछ लिए हैं। तो 78 का सोल्यूशन देखो, मोलैरिटी होती है मोल्स ओवर वॉल्यूम इन dm³, मोल्स ओवर वॉल्यूम इन dm³। सोल्यूशन पे देखो पेज 24 पे मोल्स फाइंड करने, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो मोल फाइंड हो गए। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर 1 और उससे रिलेटेड जो भी मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन थी बुक में वो हमने कर ली है। अब आइए जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री है, तो इसके MCQ को बहुत मुश्किल तो आमतौर पर नहीं बनते, छोटा सा चैप्टर है। तो इसमें पेज 17 पे आ जाएं आप। तो पेज 17 पे जब आएंगे तो एक थोड़ा कॉन्सेप्ट मैप डेवलप करने की कोशिश की है और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि देखें हमें अंदाज़ा हो कि ये चैप्टर बेसिकली डील करता है कि हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को जब हमने एक दूसरे से सेपरेट करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। 5 टेक्निक्स हमारी इस चैप्टर में यूज़ हुई हैं। फिल्ट्रेशन है, इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रोमैटोग्राफी है। इस चैप्टर की बेसिक थीम ज़हन में रख लें कि इससे ये होता है कि इसके ज़रिए से हमने ये अंदाज़ा करना है कि एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, यानी कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हमने पढ़नी है जिससे किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो जनाब इसमें देखो पहले अभी अगर पेज 17 पे आप देख रहे हैं तो जो टेक्निक्स हैं, क्रोमैटोग्राफी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और मतलब जो भी सेपरेशन टेक्निक्स हो सकती है ना, अगर इस चैप्टर में नहीं भी है तो उनको भी थोड़ा सा टच कर लिया। तो ये एंटी टेस्ट में इसके MCQs फिर इसी से रिलेटेड होते हैं। फिर ये कि प्योरिटी कहते किसको है, कैसे जज होता है कि कोई प्योर है या नहीं है। मिक्सचर को तो हम इम्प्योर ही समझते हैं। आपको याद है हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस होता है प्योर, मिक्सचर इम्प्योर कहलाता है क्योंकि उसकी कंपोजिशन वेरी हो सकती है। अच्छा, क्रोमैटोग्राफी की जो टेक्निक है ये यूज़ होती है टू सेपरेट कलर्स, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा बाय देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज, अफिनिटीज़। और अगर कोई कलरलेस सब्सटेंस हो तो क्रोमैटोग्राफी में एक काम और भी ये करना पड़ता है कि कोई लुकेटिंग एजेंट भी यूज़ करना पड़ जाता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इसमें ये यूज़ होता है ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट कुछ क्लोज होते हैं। तो इसमें आमतौर पे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम यूज़ करते हैं जब किसी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 10 से 20 डिग्री का हो। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 10 से 20 डिग्री का तो फिर ये हम अडॉप्ट करते हैं कि द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके ज़रिए से हम इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं। ये क्रूड ऑयल है, जो ऑयल उसमें से फिर हम कैरोसिन, डीजल और ये सब जब अलग करते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं इसे। एयर को जब लिक्विफाई कर लेते हैं उसके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। फर्मेंटिंग लिक्विड है, अल्कोहल है, फर्मेंटेशन वगैरह से बनता है तो उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्योरिटी किसी सब्सटेंस की कैसे चेक होती है? एक प्योर सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जो है वो फिक्स होते हैं। तो फिक्स जिसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अगर कोई 80 डिग्री पर मेल्ट कर रहा है तो जब तक वो सारा मेल्ट नहीं कर जाएगा
तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो 80 ही रहेगा। तो इसमें एक तो फिक्स होगा और शार्प होगा। फिक्स मतलब रेंज नहीं होगी उसकी कि हर दफ़ा वो एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट या बॉईल करेगा प्योर सब्सटेंस। और फिर उसमें जो है अगर इस तरीके से चेक नहीं हो सके तो फिर हम क्रोमेटोग्राम पे भी देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी में जो रिज़ल्ट जिस पेपर पर डेवलप होता है उसे क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। तो जो क्रोमेटोग्राम है उस क्रोमेटोग्राम में जब क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो प्योर कंपाउंड का एक सिंगल स्पॉट आता है। तो ये क्रोमेटोग्राफी जो है ना, अगर कभी ऐसे एमसीक्यू आए कि हम किसी की प्योरिटी कैसे चेक करते हैं, तो याद रखें हम कहेंगे कि हम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से किसी की जो प्योरिटी है उसको हम जो है वो चेक करते हैं। तो ये हो गया। ये भी याद रहे कि डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल के अलावा भी हो सकती है। सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं जब नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हों किसी के अंदर, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं जब किसी में वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो है वो प्रेजेंट हों। तो इसी में फिर एक एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन भी होती है, वो आप जानते हैं। तो मतलब ये टर्म भी हैं। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर भी होती है, तो जिसे स्टीम डिस्टिलेशन वगैरह भी कहते हैं। तो फिर मतलब डिस्टिलेशन की बात हो रही थी, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गई कि जिनमें बॉइलिंग पॉइंट 10 से 20 डिग्री का डिफरेंस है, और जिसमें वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ ये यूज़ होती हैं। और जिसमें नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हो तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ होती है। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी होती है, जैसे ग्लिसरॉल की करते हैं जब हमें ये हो कि कोई डिकम्पोज नहीं कर जाए, तो वहाँ पे हम करते हैं। इसके बाद अब देखो इसी मैप को अगर आप देखो तो अब दरमियान में लिखा हुआ मिक्सचर मिडल में। अब बताया यार मिक्सचर किसे कहते हैं। मिक्सचर है कि है वेरिएबल कंपोजिशन और विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। यानी मिक्सचर वो होता है कि जिसकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है और जिसे हम सिंपल फिजिकल मेथड्स से सेपरेट कर सकते हैं। अब वो मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर भी होते हैं, लेफ्ट पे देखो, राइट पे सॉलिड मिक्सचर भी हो सकते हैं। अगर वो लिक्विड मिक्सचर है तो एरो बता रहा है कि फिर हम उसे क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से सेपरेट करते हैं या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से सेपरेट करते हैं। तो अगर आप लेफ़्ट पे देखें तो जो लिक्विड मिक्सचर है क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से हम करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में जब हम करते हैं तो उसमें एक मोबाइल फेज़ होता है, उसमें एक स्टेशनरी फेज़ होता है। तो मोबाइल फेज़ जो होता है वो हमेशा लिक्विड या गैस होता है। स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो हमेशा या सॉलिड होता है या लिक्विड होता है। और जिसमें मोबाइल फेज़ स्टेशनरी फेज़ लिक्विड हो उसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है। जिसमें स्टेशनरी फेज़ सॉलिड हो उसे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसकी एग्जांपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। और इसमें एक आरएफ वैल्यू होती है, उसके कोई यूनिट नहीं होते हैं और आरएफ वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। तो ये इस क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड हो। फिर लिक्विड मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से भी हम सेपरेट करते हैं। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सेपरेटिंग फनल में जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि 2 लिक्विड्स होते हैं जो इमिसिबल होते हैं। और वो जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जब हमने उनको सेपरेट करना होता है तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि उनको शेक करते हैं आपस में। और जो डेंसर लिक्विड होता है, जो भारी मतलब जो हैवी है कंपैरेटिवली, वो पहले उसमें से वो नीचे रहेगा और जो लाइटर है वो ऊपर रहेगा। तो डेंसर लिक्विड विल रन आउट फर्स्ट एंड लीविंग द लेस डेंसर लिक्विड बिहाइंड। अच्छा, जो सॉलिड मिक्सचर हैं तो उनको सेपरेट करने, राइट पे अगर आप देखें मिक्सचर के, तो उसको सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन यूज़ करते हैं। सब्लिमेशन तब यूज़ कर सकते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जब एक कंपोनेंट सब्लाइम हो सकता है और एक कंपोनेंट सब्लाइम नहीं हो सकता। यानी अगर वो हमें कहें कि आप बताइए कि अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन को हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं, तो हम इसका आंसर है कि नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन दोनों सब्लाइम हो सकते हैं। और अगर वो कहें सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, अब ये दोनों सब्लाइम नहीं होते। तो सब्लिमेशन से कोई तब सेपरेट हो सकता है जब एक कंपोनेंट सब्लाइम हो सकता है और एक कंपोनेंट सब्लाइम नहीं हो सकता है। तो इसमें आमतौर पे याद रखो जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो आमतौर पे
सब्लिमेशन उनकी होती है, आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसकी एग्जांपल है। और जिसकी सब्लिमेशन करते हैं, जिसकी सब्लिमेशन हो सकती है, उसे कहते हैं सब्लीमेंट, डी फॉर डे। और सब्लिमेशन के बाद जब वो सेपरेट हो जाता है और प्योर हो जाता है, उसे सब्लीमेट बोलते हैं। उसे बोलते हैं कि ये सब्लीमेट है, जैसे फिल्ट्रेट होता है। तो इसी तरह से सॉलिड सॉल्ट मिक्सचर को डिज़ोल्विंग और फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। एरो देखो अगर आप राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे, पेज 17 पे, तो ये डिज़ोल्विंग पहले उसका सोल्यूशन बना लें और फिर फिल्टर करके सेपरेट कर लें। तो ये फिल्ट्रेशन तब यूज़ करते हैं जब एक कंपोनेंट मिक्सचर का सॉल्युबल हो और एक कंपोनेंट जो है वो इनसॉल्युबल हो, जैसे सॉल्ट और सैंड है। अब फिल्ट्रेशन के लिए कॉनिकल फनल भी यूज़ करते हैं, गूज क्रूसिबल यूज़ करते हैं, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल यूज़ करते हैं। सबसे बेहतर इसमें सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। फिर बाद में वो पूछते हैं क्या बताओ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं अगर तो कॉनिकल फनल है तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर्स, और अगर कॉनिकल फनल नहीं है तो फिर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं बाय सक्शन, सक्शन के ज़रिए से वैक्यूम अप्लाई करके, और क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए से भी। अभी उसी में देखो डिज़ोल्विंग एंड फिल्ट्रेशन के नीचे, उसमें फिर हम जो हमारे पास सॉल्युबल सब्सटेंस है, अब फिल्ट्रेशन तो तब करते हैं ना कि एक सॉल्युबल हो और एक इनसॉल्युबल हो। क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए से क्या करते हैं कि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव करते हैं, फिल्ट्रेशन के ज़रिए से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए से मेनली जो क्रूड प्रोडक्ट होता है उसमें जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। तो उसमें पहले हम उसे सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसे कूल करते हैं हीट करने के बाद, तो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में फिर इससे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप क्रिस्टलाइजेशन में डीकलराइज कैसे करते हैं, एनिमल चारकोल यूज़ करके करते हैं कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। ड्राई करने के लिए क्रिस्टल्स को क्या करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड डेसिकेटर है। कुछ फिर हमें ड्राइंग एजेंट्स के नाम आने चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सिलिका है, तो ये सिलिका जेल है, तो ये उसमें यूज़ होते हैं ड्राइंग एजेंट के तौर पे। फ़िल्टर पेपर से भी ड्राई कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं। बेस्ट मेथड जो वो डेसिकेटर का है। प्रिंसिपल क्या है क्रिस्टलाइजेशन का, कि प्रिंसिपल ये है कि वो जो सल्यूट है वो हॉट स्टेट में सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल हो और कोल्ड स्टेट में बहुत कम सॉल्युबल हो। सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो चीपर होना चाहिए, वो हमारे सल्यूट से केमिकली रिएक्ट नहीं करे, सॉल्युबिलिटीज़ या तो उसमें डिज़ोल्व ही नहीं हो या डिज़ोल्व हो जाएं, तो एट द एंड वो जब हमें सैम्पल क्रिस्टलाइज होकर मिले तो दे रिमेन डिज़ोल्व, उसमें डिज़ोल्व ही रहें। तो ये इससे रिलेटेड बातें। फिर सॉल्युबल सब्सटेंस को प्योर करने का एक तरीका वेपोरेशन भी है, जैसे सी वाटर है तो उसमें जो सॉल्ट होता है उसको रिमूव करने का यही तरीका होता है कि हम ये करते हैं कि जो सी वाटर है वो जिन कंट्रीज़ में सॉल्ट नहीं है माइनिंग के ज़रिए से अवेलेबल, तो वहाँ सी वाटर को जो है वो अलॉन्ग सी जो है वो लेक्स बना दी जाती हैं, वाटर उसमें एवेपोरेट कर जाता है तो सॉल्ट नीचे रह जाता है। तो सॉल्युबल सब्सटेंस को रिमूव करने के 3 तरीके थे, क्रिस्टलाइजेशन है, एवेपोरेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन पे भी बात हो गई है। तो एक तो इस मैप को देख ले, पेज 18 पे आइए। पेज 18 पे फिर इन्हीं मेथड्स को एक और तरीके से बता दिया कि कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन है, मतलब फिल्ट्रेशन कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। एवेपोरेशन होता है कि सॉल्युबल सॉलिड को यूज़ करने के लिए, सी वाटर में से सॉल्ट को अलग करने के लिए जो डिजॉल्व्ड है। क्रिस्टलाइजेशन है सेपरेटिंग अ सॉलिड बाय कूलिंग ईदर इट्स सॉल्यूशन और मोल्टन लिक्विड। डिकेंट करना होता है जिसे उर्दू में या पंजाबी कहते हैं नथार लेना, इसे कहते हैं डिकेंट करना, यानी कोई चीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाए, ऊपर से लिक्विड निकाल दें, फिल्टर नहीं करें तो सॉलिड नीचे सेटल डाउन एट द बॉटम वैसे पड़ा रहेगा, उसे हम बाद में अलग कर लेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कहाँ यूज़ होती है, मिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ होती है। सेपरेटिंग फनल यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहाँ यूज़ होती है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ होती है सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। और इसमें जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो पता होना चाहिए।
और इसमें क्या सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इनटू immiscible liquids in a fixed ratio irrespective of the amount of solute added। और लेकिन ये सेपरेटिंग फनल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिसिबल लिक्विड्स के लिए, सेपरेटिंग फनल इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ होती हैं। सब्लिमेशन जब एक सब्लाइम हो सके कंपोनेंट और एक नहीं हो सके, क्रोमेटोग्राफी इन सब के लिए यूज़ होती है, कलर्स, डाइज, अमाइनो एसिड्स के लिए। चंद क्वेश्चन इसके देखिए जो कैसे हो सकते हैं। इन क्रोमेटोग्राफी एलुएंट मोबाइल फेज को बोलते हैं। तो एलुएंट मोबाइल फेज कौन हो सकता है? वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उधर सोल्यूशन के लिए आप पेज 24 पे भी देख सकते हैं। तो इसमें फिर डेल्टा आएगा। मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफी कौन होता है? देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज आमतौर पे ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, क्योंकि पेपर के अंदर वाटर होता है और हम उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को चॉइस दे रहे होते हैं। वाटर पोलर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आमतौर पर नॉन पोलर होता है। तो हम उसे ये चॉइस दे रहे होते हैं कि वो ड्यू टू हैविंग डिफरेंट एफिनिटीज विद पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटर एज अ स्टेशनरी फेज होता है और इसलिए हम मोबाइल फेज आमतौर पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रखते हैं ताकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखें, सॉलिबिलिटी रखें और कुछ वाटर के साथ और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। ऑल आर लोकेटिंग एजेंट्स बताइए कहते हैं इसमें, तो फिर वो 80 का अल्फा हो गया। लोकेटिंग एजेंट सब लोकेटिंग एजेंट है स्वाय CS2 के, चार्ली में CS2 लिखा हुआ है। रोबेनिक एसिड कॉपर के लिए यूज़ होता है लोकेटिंग एजेंट। निन हाइड्रोजन अमाइनो एसिड के लिए यूज़ होता है, ब्लूइश कलर प्रोड्यूस करता है। H2S लेड और कैडमियम के लिए यूज़ होता है। तो ये आप पेज 24 पे सोल्यूशन में भी देख सकते हैं। 82 में आओ, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन से। अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हो सकता है, सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। तो वन हैविंग हाई वेपर प्रेशर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये सब्लाइम सॉलिड के लिए बोलते हैं। यानी सब्लाइम सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। आमतौर पर किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं और वो लिक्विड बन जाता है। फिर और हीट करते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और वीक होती हैं और वो गैस बन जाता है। लेकिन जिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले ही बहुत वीक होती हैं, उनको जब हीट करते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल टूट जाती हैं और वो लिक्विड के बजाय डायरेक्ट गैस में चला जाता है और वो सब्लाइम हो जाता है। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है कि वन हैविंग हाई वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी लिक्विड बनने से पहले उसका वेपर प्रेशर हाई हो, यानी सब्लाइम हो सकता है। तो वो यानी वो पूछे कौन इसमें से सब्लाइम हो सकता है, तो वो बेंजोइक एसिड है जो सब्लाइम हो सकता है, ये उसकी एग्जाम्पल है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड NaCl, मिक्सचर ऑफ कैसे सेपरेट करेंगे? तो अभी हमने पढ़ा कि वेपोरेशन से करते हैं इसे सेपरेट। एन ऑर्गेनिक लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड। तो अब ये देखो कि ऑर्गेनिक लिक्विड है और एक्वस, एक मिसिबल है और एक इमिसिबल है। तो वाटर जो है एक्वस वाटर पोलर, ऑर्गेनिक आमतौर पे वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक में मौजूद है नॉन पोलर। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि टू इमिसिबल लिक्विड्स हों तो सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए से सेपरेट करते हैं इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज हमने इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 इसको मुकम्मल कर लिया। कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं टॉपिक से, उनकी जो ज़्यादातर पॉसिबल वैरायटी है वो हम लेक्चर में डिस्कस कर लें। कुछ टेस्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसमें हमने साथ साथ भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। आप इस सॉल्यूशन को, क्वेश्चंस को दोबारा देखें, सॉल्यूशंस को दोबारा देखें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, एक से ज़्यादा दफ़ा कोशिश करें। जो बात समझ नहीं आई है वो बताइए। और हमने इसमें मोल से रिलेटेड जो चैप्टर 9 वगैरह का पार्ट है वो भी इसमें कवर करने की कोशिश की है। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम।